हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, या फिर दूसरे नाम से आ सकता है आपका ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट का जो टॉपिक है आपका, वो आपका बीएससी फाइनल ईयर के न्यूक्लियर में है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से टॉपिक है, ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक के अंदर जो है वो आपका टॉपिक है। दोनों ही जगह आपका जो है वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों की सेम डेरिवेशन अपने को सोल्व करनी है, बट दोनों का जो फिजिकल मीनिंग है वो अपने को दोनों जगह क्या लेना है, अलग अलग जो है वो काम में अपने को लेना है। तो इसके बारे में जो है वो अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं। बात करते हैं अपन आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, हिंदी में कहें तो स्वैच्छिक आवेश वितरण। इसके लिए आपको जो है वो कोई भी डेफिनेट शेप ना दी गई हो, और कोई भी इस तरीके की क्या मान ले, अपन शेप मान ले कि ये कोई आपके पास में शेप है, और इस शेप के अंदर जो है वो आपका क्या है, चार्ज जो है वो आपका फैला हुआ है। ये अपन मान लेते हैं कि ये कोई सेंटर है। इस शेप के अंदर आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन मान लेते हैं रो आर, जो है वो अपने को क्या है, गिवन है। यानी ये कोई शेप है, इसके अंदर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो आर है। ठीक है, ये यहाँ पे अपन ओरिजिन मान लेते हैं। इसके अंदर ये आपका जो है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये आपका जो है वो मैं एक तरीके से जेड एक्सिस मान लेता हूँ। और यहाँ पे इसके ओरिजिन से यहाँ पे कोई ए डिस्टेंस के ऊपर, इससे ए डिस्टेंस के ऊपर कोई क्या बता दें आपको, पॉइंट बता दें। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर वेक्टर अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके ओरिजिन से कैपिटल आर वेक्टर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अपने को कैलकुलेट ही करना है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कोई भी आपकी डेफिनेट शेप नहीं है, आपको केवल इतना पता है कि ये इस तरीके से कोई भी रैंडम आर्बिट्री आपकी शेप है जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो आर वेक्टर है। तो इसके कारण इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल जो है वो फाइंड ही करना है। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपन क्या मानते हैं, इस शेप के अंदर, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन कोई छोटा सा क्या मान लेते हैं, इस तरीके का वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो आपका कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो वॉल्यूम एलिमेंट अपन ने इसके अंदर माना है, इसकी जो डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन से, अपन लेट कर लेते हैं कितनी है, स्मॉल आर वेक्टर है। तो अब जो है वो अपन पहले क्या निकालेंगे, इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो पी पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर कर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल ए वेक्टर है। और ये जो छोटा सा एलिमेंट अपन ने मानना है, इसकी वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं कितनी है, डी टो है। ठीक है, तो अब जो है वो अपन को क्या निकालना है, इस पूरे आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए छोटा सा एलिमेंट मान लिया, तो अपन क्या काम करें, पहले इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे क्या निकाल लें, पोटेंशियल निकाल लें। और फिर पूरे के निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको जो भी अपने पास में इक्वेशन आएगी उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पी पे आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। अब सेम काम जो है वो आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट वाला जो टॉपिक आ रहा है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो ये आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, केवल और केवल इसको आपको रिप्लेस करना है किससे, किसी भी रैंडम न्यूक्लियस के
चार्ज से, ये कोई न्यूक्लियस का सेंटर हो जाएगा, सेम उसमें ये कोई पॉइंट P होगा, इस पॉइंट P पे ये इसका ओरिजिन होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, इस न्यूक्लियस के चार्ज के कारण आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल जो फाइंड करना है। और ये जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल की जो फॉर्म होती है वो क्वाड्रापोल के कारण जो पोटेंशियल होता है उसके क्या होती है, सिमिलर ही होती है। इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट बोल देते हैं, किसका, न्यूक्लियस का। तो उसमें भी आपको सेम डेरिवेशन सोल्व करनी है। बस डायग्राम में जो यहाँ पे ये आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने मानना है, उसकी जगह क्या मान लोगे, न्यूक्लियस का जो आपका चार्ज है उसको आपको कंसिडर करना है। अब न्यूक्लियस जब आपका जनरली स्फेरिकल शेप में होता है तो इसके लिए अपन मान लेंगे यहाँ पे कोई छोटा सा आपका वॉल्यूम एलिमेंट अपन ने कंसिडर कर लिया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही स्मॉल r वेक्टर है। जिस पॉइंट P पे अपन निकालना चाह रहे हैं उसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, कैपिटल R वेक्टर है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी अपन ने कितनी मान ली, स्मॉल a वेक्टर। तो दोनों में आपको क्या करनी है, सिमिलर डेरिवेशन जो आपको सोल्व करनी है। अब इसके लिए अपन ने क्या मानना है, कोई जो है वो अपने आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानना है। लेट एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो r वेक्टर, रो r वेक्टर। वो r वेक्टर and also let an small volume element, इसको छोटा आयतन अल्पांश मान लेते हैं, हैविंग वॉल्यूम डेंसिटी, हैविंग वॉल्यूम d टो। इस छोटे से आयतन अल्पांश की या वॉल्यूम एलिमेंट की जो वॉल्यूम है वो कितनी मान ली अपन ने, d टो जो है वो अपन ने कंसिडर कर ली। तो इसके अंदर चार्ज इन वॉल्यूम एलिमेंट, तो जो छोटा सा अपन ने एलिमेंट माना है उसके अंदर चार्ज कितना आएगा, तो उस चार्ज को मैं यदि डिनोट कर देता हूँ किससे, डी क्यू से, तो इस डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी रो आर है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, डी टो वॉल्यूम है। तो इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करवा दें रो आर को डी टो से, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में इस छोटे से एलिमेंट के अंदर, इस छोटे से एलिमेंट इसमें या फिर मान लो इसमें, इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। अपने को निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस वॉल्यूम एलिमेंट। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के कारण कितना पोटेंशियल होगा उसको मैं लिख देता हूँ डी वी से। तो आपको पता है कि जब कोई किसी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ हो और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पी हो और आपसे पूछे कि इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो अपन सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है, बहुत छोटा सा एलिमेंट अपन ने कंसिडर किया है और इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू चार्ज है। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण यहाँ से ए डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट पी है उस पर जो पोटेंशियल होगा उसको अपन लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट के चार्ज डी क्यू ओवर क्या आ जाएगा, ए। इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास में क्या आ गया, इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू जो है वो अपने पास में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ए है इसको अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है इनको ढंग से समझना कि जो कैपिटल आर डिस्टेंस है वो आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से बाहर जहां आप निकालना चाह रहे हो उस पॉइंट की डिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर है वो उस वॉल्यूम चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसके सेंटर से उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही क्या है आपके पास में कोई एलिमेंट है आपका, उसकी डिस्टेंस है। यानी कोई आप मान लो कि न्यूक्लियस की यदि अपन बात करें तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो तो आपकी न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, और जो कैपिटल आर डिस्टेंस है वो आपकी न्यूक्लियस के सेंटर से क्या होगी, किसी बाहर के पॉइंट की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे कंडीशन है आपकी, जो कैपिटल आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल आर से, क्योंकि ये स्मॉल आर है वो तो अंदर ही है, और जो कैपिटल आर है वो क्या है, बाहर के किसी पॉइंट की डिस्टेंस है। तो इसके लिए जो कैपिटल आर है वो उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल आर से क्या होगी, बहुत अधिक बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो इस ओरिजिन से कैपिटल आर वेक्टर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है, स्मॉल आर वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन में है, और स्मॉल ए वेक्टर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से यदि अपन वेक्टर सम का यदि रूल लगाएं अपन, तो यहाँ से अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर वेक्टर आपका इस तरफ है, स्मॉल आर वेक्टर आपका इस तरफ है, और यहाँ से यहाँ के लिए जो है वो कितना है, स्मॉल ए वेक्टर है। तो यहाँ से क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, सिंस फ्रॉम डायग्राम से अपन क्या लिख सकते हैं, जो कैपिटल आर वेक्टर है वो आपका यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जा रहा है, तो ये इक्वल होगा स्मॉल आर वेक्टर प्लस में ए वेक्टर के। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, ए की। इसके लिए मैं फाइंड कर लेता हूँ ए वेक्टर की वैल्यू। तो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर। अब यहीं पे अपन कंसिडर कर लेते हैं कि जो कैपिटल आर वेक्टर और जो स्मॉल आर वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे भी डिनोट कर देते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अपने को जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए, और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू किसकी है, ए वेक्टर की। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या लें, इस इक्वेशन का मोड लें। तो मोड लेंगे तब वैल्यू कितनी आएगी, मोड ऑफ आर वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर, या फिर ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल्स टू, अब किन्हीं भी दो वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अपने को मोड लेना हो, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है आपका वो कितना हो, ये ए वेक्टर हो ये बी वेक्टर हो, और इनके इसका एंगल थीटा हो, तो इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या आता है, कोस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर आर, और क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। अपने को जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, ए की, और यहाँ पे यदि इस इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू अपने को पुट करनी है इक्वेशन 1 में 1 में ए की। तो 1 ए यदि अपन निकालें तो 1 ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा, और इसकी पावर 1 ए करेंगे तो इसकी पावर 1/2 थी, और वो नीचे आके कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ए इज इक्वल्स टू। अब देखो अपने पास में कंडीशन थी कि जो आर है आपका वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है स्मॉल आर से। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन से आर स्क्वायर जो आपका क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो आर स्क्वायर यदि अपन यहाँ से कॉमन लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा, तो आर स्क्वायर की पावर -1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर 1/r, और अंदर कितना बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2, ऐसे का ऐसे एक आर तो है, तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में स्मॉल आर कोस थीटा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 आपके पास में क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। अब केस अपने पास में लगाएं, सिंस स्मॉल कैपिटल आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, सो फ्रॉम बायोनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद प्रसार यदि अपन यहाँ पे करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो बायोनोमियल एक्सपेंशन से अपन क्या लिख सकते हैं, 1/a इज इक्वल्स टू 1 में r मल्टीप्लाई में। अब देखो बायोनोमियल एक्सपेंशन जब अपन करेंगे तो क्या आता है, 1 प्लस nx, तो nx की वैल्यू n कितना है अपना, -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, और क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पूरी आएगी आपकी, यहाँ से 1 आपका है ही, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2 स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, और क्या आ जाएगा, कोस थीटा। फिर क्या आता है, n-1, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो n की वैल्यू आपकी पूरा ही लिख लेते हैं, तो प्लस आता है आपका n-1, तो n की वैल्यू आपकी -1/2, और n-1 करेंगे जब अपन, तो n आपका -1/2 -1 और करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2, और इसके साथ साथ आपका क्या आएगा,
इसके साथ साथ आपका आ जाएगा यहाँ से आपकी वैल्यू ये वाली, और x का क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r ओवर r कोस थीटा, और इसके साथ साथ आ जाएगा आपकी इसका स्क्वायर, प्लस में इसके साथ साथ आपकी क्या आएगी, हायर ऑर्डर टर्म्स है वो भी आपकी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से आगे यदि अपन देखें तो 1/a की जो वैल्यू है उसको अपन लिख सकते हैं 1/r ऐसे का ऐसे। अब देखो ये जो आगे वाली टर्म है, ये जो आगे वाली टर्म है, इनको जो है वो अपने को किस तरीके से लिखना है, इनको जो है वो अपन r के बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर अपन क्या करना है, अरेंज इनको अपने को करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए देखो 1 आपका ऐसे का ऐसे, माइनस ये 2 अंदर जाएगा तो वैल्यू आएगी 1/2 स्मॉल r स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 से 2 आपका कैंसिल, स्मॉल r ओवर कैपिटल R, और क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3/4 और आपका r स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r ओवर r कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में आगे वाली टर्म ऐसे की ऐसे। अपने को r के बढ़ते हुए टर्म में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो इसके लिए देखो 1/a इज इक्वल्स टू, इसको भी अंदर भेजें तो पहले अपन 1/r की टर्म लिखेंगे, फिर 1/r स्क्वायर की, फिर 1/r की क्यूब की। तो 1/r की देखो इसमें a की टर्म आएगी, इसमें r स्क्वायर पहले से है, इसमें r है, और सेम ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगी, टर्म जो आएगी वो हायर ऑर्डर की आएगी। तो 1/r को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 1/r की जो आपकी टर्म है वो a की टर्म आएगी। फिर उसके बाद में r स्क्वायर की यदि टर्म देखें तो r को यदि सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये r की क्यूब बन रहा है, तो ये टर्म अपनी बाद में लिखेंगे। बट इस r को यदि अपन इस स्मॉल r वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या बनेगा, r का स्क्वायर बनेगा। अब देखो फिर ये 1/r जो है वो आगे वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पहले से ही आपका 1/r स्क्वायर यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे 1/r है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और एक r आपका यहाँ से आ जाएगा, तो ये टर्म जो बनेगी वो हायर ऑर्डर बनेगी। अब तो r स्क्वायर की जो टर्म आएगी वो क्या आएगी आपकी, केवल और केवल जो है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो टर्म आएगी वही आपकी क्या होगी, 1/r स्क्वायर की टर्म होगी। तो इसके लिए दूसरी टर्म ये लिख देते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्मॉल r ओवर कैपिटल R स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, कोस थीटा। आपकी ये टर्म कंप्लीट है और आपकी ये टर्म कंप्लीट है। अब अपने को लिखनी है 1/r की क्यूब की टर्म। तो देखो एक तो आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/r की क्यूब बनेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से अपने को क्या निकालनी है, 1/r की क्यूब जो है उसकी मल्टीपल की टर्म आएगी वो अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे 1/r पहले से है ऑलरेडी, तो इस टर्म में से अपने को ऐसी टर्म देखनी है जिसके अपोन में क्या आए, 1/r स्क्वायर आपका आए। तो 1/r स्क्वायर कैसे आ सकता है, इसको जो है वो अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला जब ओपन होगा तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर, तो r की पावर 4 हो जाएगा, तो ये तो टर्म नहीं हो सकती। b का स्क्वायर करेंगे, यानी इस टर्म का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तब आपके पास में क्या टर्म आएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर, और कैपिटल R का स्क्वायर यहाँ से, और ये 1/r यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म क्या बनेगी आपकी, r की क्यूब की टर्म बनेगी। फिर उसके बाद में -2ab भी आता है, तो 2ab जब करेंगे तो r स्क्वायर और r ये क्या हो जाएगा, r की क्यूब हो जाएगा, तो ये टर्म भी अपने क्या नहीं है, काम की नहीं है। तो इसके लिए जो टर्म आएगी आपकी r क्यूब के, वो कौन कौन सी टर्म आएगी, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ। एक तो आपका 1/r को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब आएगा, तो माइनस का 1/2 स्मॉल r स्क्वायर ओवर r का क्यूब, ये टर्म आपकी कंप्लीट है। और इसमें से कौन सी टर्म आएगी, जब b का स्क्वायर होगा तब, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस 4, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आपका पहले से, ये हटा देते हैं, पहले से 3/4 आपका पहले से है, तो 3/4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपका कितना है, 4r स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, 4r स्क्वायर ओवर कैपिटल R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एक 1/r आपका यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आपकी पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, r का क्यूब, और प्लस में इस तरीके से आपकी क्या आएगी, हायर ऑर्डर टर्म्स जो है वो आपकी आती जाएगी।
अब देखो यहाँ से इस टर्म को यदि रीअरेंज करके लिखें तो 1/a की जो वैल्यू आएगी वो 1/r प्लस में r/में कैपिटल R स्क्वायर कोस थीटा, और प्लस में यदि यहाँ से अपन कॉमन लें, यहाँ से इन दोनों टर्म में से यदि कॉमन लें तो देखो कितना कॉमन आएगा, R स्क्वायर आ रहा है ऊपर, अपॉन में 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यदि मैं 2 भी यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, 2 भी जो है अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं। तो 2 यदि यहाँ पे कॉमन लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यहाँ पे ये r का क्यूब भी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा आपका माइनस का, इस टर्म में से जब ये कॉमन आएगा तो ये पूरी टर्म आपकी कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस में इस तरीके से आपकी टर्म जो है वो चलती रहेगी। तो ये अपने पास में क्या आ गई, 1/a की वैल्यू जो है वो आपके पास में आ गई। अब इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, उठा के वापस जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर रखना है। तो यहाँ से अपन ये वाली वैल्यू जो है इसको दें इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। एक जो है वो अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, जब अपन यहाँ पे करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब अपन करेंगे 1 प्लस में x की पावर आपकी n यदि होता है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो वैल्यू आती है 1 प्लस में nx प्लस में n-1 x स्क्वायर प्लस में n-1 n-2 n-2 x की क्यूब, और प्लस में डैश डैश इस तरीके से आपकी टर्म जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे जब अपन ने किया है तो उसकी पावर जो आएगी वो आपकी यहाँ पे एक जो है वो आपका यहाँ पे फैक्टर जो है वो 1/2 का एक फैक्टर जो है वो आपका यहाँ पे और आएगा। तो उससे उसके हिसाब से ये वाली जो वैल्यू बनेगी आपकी वो वैल्यू बन जाएगी 3/8। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है कॉमन लेंगे तब ये आपका 4 से 4 कैंसिल होएगा, तो उसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ये 2 जब आपका कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 डी वी की जो वैल्यू है वो डी वी की वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू आपका ऐसे का ऐसे, और 1/a की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी पूरी यहाँ पे आ जाएगी। तो वैल्यू आपकी 1/r प्लस में स्मॉल r ओवर कैपिटल R स्क्वायर कोस थीटा प्लस में R स्क्वायर ओवर 2r का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा -1, और प्लस में आगे की टर्म जो है वो आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ से ये तो आ गया उस छोटे से एलिमेंट के कारण आपका क्या आ गया, उस पॉइंट P पे पोटेंशियल आ गया। टोटल पोटेंशियल यदि अपने को निकालना हो तो सो टोटल पोटेंशियल, तो जो आपका टोटल पोटेंशियल आएगा उसको मैं यदि V से डिनोट करूं तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू, पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो अपन में कैपिटल R, और इस डी क्यू की भी वैल्यू यदि अपन रख दें तो डी क्यू की जो वैल्यू थी आपके पास में वो कितनी थी, के रो ऑफ R, और आपके पास में क्या था, डी टो, प्लस में क्या था, आगे वाली टर्म आएगी तो के रो ऑफ R डी टो, और आपका क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, डी टो से पहले आपका R कोस थीटा भी है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, R ऑफ कोस थीटा डी टो, प्लस में के रो ऑफ R ओवर R का क्यूब, और आपका क्या आ जाएगा, के रो ऑफ R का क्यूब, और आपका 2 भी है यहाँ पे, और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या है आपका, उसको आगे लिख देता हूँ, R स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1, और इसके साथ में क्या आएगा, डी टो, और प्लस में आगे की टर्म जो आपकी जिस तरीके से चल रही है वैसे। तो यहाँ पे अपन जो देखें तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ टर्म्स लेट करते हैं। जैसे लेट अपन मान लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डी टो जो है वो इक्वल है
पी नोट के। दूसरी टर्म में अपन मान लेते हैं कि जो रो ऑफ आर आर कोस थीटा डी टो जो है आपका वो इक्वल है P1 के। और थर्ड टर्म में जो के और आर की क्यूब है उसको छोड़ दें तो बाकी क्या बच गया, रो ऑफ आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 डी टो और ओवर क्या है 2। इसको लिख देते हैं अपन P2। तो यहाँ पे ये जो टर्म अपन ने लेट की है, इन टर्म्स को जो है वो अपने को ध्यान से देखना है। तो ये वाली जो पहली टर्म है इसको अपन बोलते हैं मोनोपोल मोमेंट या मोनोपोल। इसको अपन बोलते हैं डाइपोल या डाइपोल मोमेंट। और इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रापोल मोमेंट। अब देखो इन टर्म्स को अपन ने अलग अलग क्यों डिफाइन किया है। तो यदि ये वाली टर्म की वैल्यू अपन रखें तो जो पोटेंशियल आएगा आपका, उस पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको अपन ने क्या मान लिया, P नोट मान लिया। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, ये वाली वैल्यू P नोट हो गई। और इंटीग्रेशन भी इसके साथ में आ गया आपका। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी आपकी, V इज इक्वल्स टू के P नोट बाई आर। सेम ऐसे ही आगे वाली इक्वेशन में रखेंगे तो के P1 बाई आर स्क्वायर और प्लस में के P2 बाई आर का क्यूब और प्लस में इस तरीके से आपके आगे जो है वो टर्म चलती रहेगी। ये क्या आ गया, किसी भी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर आपका क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब देखो वापस याद करो, अपन ने कंडीशन रखी थी कि जो कैपिटल R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल r से। तो पहली जो टर्म है आपकी, पहली जो टर्म है जिसको इसको अपन ने मोनोपोल बोल रखा है, तो इसमें क्या आ रहा है 1/r आ रहा है। सेम ऐसी आगे वाली जो टर्म है उसके अंदर 1/r स्क्वायर आ रहा है। इससे आगे वाली टर्म में 1/r की क्यूब आ रहा है। तो ये जो टर्म है, पहली जो टर्म है के P नोट बाई आर, ये छोटी होगी किससे, या फिर ये टर्म जो है वो आपकी छोटी होगी या बड़ी होगी। तो ये कैपिटल R जो है वो बड़ा है, तो 1/R आ रहा है। तो ये जो टर्म है वो सबसे बड़ी होगी किससे, के P1 बाई आर स्क्वायर की तुलना में। और ये जो टर्म है वो बड़ी होगी किससे, के P2 बाई आर की क्यूब से। सेम ऐसी आगे की जो टर्म है वो आपकी चलती रहेगी। तो अब देखो यदि आपका P नोट जो है, यदि आपका क्या है, इफ़ P नोट जो आपका वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 0, यानी इस केस में P नोट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये वाली जो टर्म होगी वो इससे बड़ी होगी और ये वाली जो टर्म है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल आपका के P नोट बाई क्या आ जाता है, R आ जाता है। और प्लस में जो टर्म्स आती हैं उनको अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजेबल आपकी जो है वो टर्म से हो जाएगी, नेग्लिजेबल आपकी टर्म्स जो है वो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1/r है, इसमें 1/r स्क्वायर है, इसमें 1/r की क्यूब है। जब r बहुत बड़ा है तो ये वाली टर्म जो है वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, बहुत अधिक छोटी हो जाएगी। और ये वाली टर्म जो है वो इसकी तुलना में और अधिक छोटी हो जाएगी। तो अपन जो पोटेंशियल लिखते हैं वो अप्रोक्सीमेट कितना लिख देते हैं, के P नोट बाई आर लिख देते हैं। इस पोटेंशियल को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। सेम ऐसे ही यदि आपका केस सेकंड, यदि आपका इफ P नोट इक्वल्स टू कितना हो, P नोट इक्वल्स टू कितना हो, 0। अब P नोट इक्वल्स टू 0 या फिर आपका टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज 0, क्योंकि जो P नोट है उसको यदि ध्यान से देखोगे तो P नोट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, रो डी टो है। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P नोट 0 है तो कोई ऐसा सिस्टम जिसका चार्ज कितना हो, 0 हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई माइनस क्यू रखा हुआ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक स्मॉल है। तो इस केस में जो सिस्टम का टोटल चार्ज यदि निकालोगे तो टोटल चार्ज तो कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू कितना, 0। बट किसी पॉइंट पर यदि अपन फाइंड करेंगे तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आता है, आपका पोटेंशियल जो है वो नॉट इक्वल्स टू
जीरो आता है। तो ये वाला जो केस है आपने पढ़ा भी है इसको जनरली, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल जो वो अपन बोलते हैं। और इस तरीके के सिस्टम के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट के कारण जो पोटेंशियल है वो अपन बोलते हैं। तो पी नोट यदि आपका जीरो हो गया तो अब की बार ये वाली टर्म जो है वो तो क्या हो गई, जीरो हो गई। फर्स्ट टर्म जो आपकी वो तो क्या हो गई, जीरो। तो अब की बार जो टर्म आपकी डोमिनेट करेगी वो कौन सी करेगी, सेकंड वाली जो टर्म है वो आपकी क्या करेगी, डोमिनेट ही करेगी। और इसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो पी नोट यदि जीरो हो और पी वन आपका क्या नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका बोलते हैं। अब यदि केस थर्ड की अपन बात करें और कोई ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, जैसे आपका प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई इस तरीके का क्या हुआ है, आपको कोई स्क्वायर जो है उसके चारों कोनों के ऊपर इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं। तो यहाँ पे यदि आप काउंट करोगे तो आपका जो टोटल चार्ज है पी नोट वो भी कितना है, पी नोट जो है वो तो कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, तो टोटल चार्ज है वो तो आपका कितना है, जीरो। सेम ऐसे डाइपोल मोमेंट पी वन यदि देखो तो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी माइनस टू प्लस, तो इस तरफ, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी इस तरफ, तो टोटल चार्ज भी जीरो है। और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसके क्या है, अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट है वो भी आपका क्या है, जीरो। तो इस तरीके के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो किस टर्म के कारण आएगा, पोटेंशियल वाली टर्म के अंदर जो आपकी थर्ड टर्म है उसके कारण क्या आएगा, पोटेंशियल ही आएगा। और इस तरीके का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रापोल मूवमेंट जो है वो अपन ही बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रापोल मूवमेंट जो है वो अपन इसको बोलेंगे। और जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू आपकी, ये वाली जो वैल्यू आपकी के पी टू बाई अपॉन में आर क्यूब है वो आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपका जो है वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट या फिर आपका कहें अपन पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट ड्यू टू एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका क्या होता है, कंप्लीट ही होता है। सेम ऐसे ही आपकी अपन ने आगे वाली टर्म्स को क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। उनका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे भी टर्म जब आएगी 1/r क्यूब की जब टर्म बन रही है तभी भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल आपकी हो जाती है। अब न्यूक्लियर के केस में अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके केस में टोटल चार्ज जो होता है आपका वो तो कितना होता है, न्यूक्लियस के केस में जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट होता है वो भी उसका क्या होता है, लगभग केस में आपका जीरो होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या किसको सेटिस्फाई करता है, वो क्वाड्रापोल मोमेंट जो होता है आपका उसकी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और इसी क्वाड्रापोल मोमेंट की सहायता से अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियर के केस में कोई भी न्यूक्लियस है उसकी शेप को अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के लिए यदि क्वाड्रापोल मोमेंट अपन ने P2 से लिखा है, क्वाड्रापोल मोमेंट यदि P2 जो है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है, तो उस न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी स्फेरिकल शेप आपकी होती है, स्फेरिकल शेप आपकी जो है वो होती है, ठीक है। और यदि आपका P2 जो है आपका वो नॉट इक्वल्स टू जीरो या फिर कहें अपन P2 जो है आपका वो क्या हो, ग्रेटर देन आपका जीरो, तो उस केस में जो न्यूक्लियस की शेप होती है, इस केस में तो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, यानी तीनों एक्सिस के अलोंग जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिक आपका होता है। और यदि P2 यदि क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन क्या हो आपका, जीरो हो, तो ये अपन जो शेप होती है आपकी वो शेप होती है प्रोलेट स्फेरॉइड। हिंदी में कहें तो दीर्घाक्ष गुलाब जो है उसकी शेप आपकी होती है, यानी जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो आपका न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। और यदि आपका P2 या फिर जो क्वाड्रापोल मूवमेंट है वो क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है। और इस तरीके की शेप को अपन बोलते हैं ओब्लेट स्फेरॉइड। तो ये इस तरीके से जो मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस की शेप को डिसाइड करने में अपने क्या करता है, हेल्प आपका जो है वो करता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल होगी, प्रोलेट होगी या ओब्लेट होगी। इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्वाड्रापोल मूवमेंट की सहायता से अपन डिसाइड ही कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो आपका टॉपिक है वो आपका कंप्लीट ही होता है।